गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग के बारे में देखा था। तो अपना थायोफीन कंप्लीट हो गया है। आज अपन एक नए कंपाउंड डिस्कस करेंगे, वो है पिरिडीन। ओके, पिरिडीन जो है उसका एक 6 मेंबर रिंग है। अभी तक अपन ने 5 मेंबर रिंग्स ही पढ़ी है, फ्यूरिन, पायरोल, थायोफीन। पिरिडीन एक 6 मेंबर रिंग या 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक है, जिसमें यहाँ होता है इसका लोन में। ठीक है, ये है पिरिडीन, जिसे एजीन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया C5H5N। ओके, पिरिडीन जो है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 125 किलो जूल पर मोल होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 388 केल्विन। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसके कैसा बेसिक होता है, किस तरह से और कंपाउंड्स के साथ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करें। ठीक है, पिरिडीन जो है वो बोन ऑयल में सबसे पहले मिला था। और कोल तार जो है, कोल तार में भी 0.1% पिरिडीन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पिरिडीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोल तार से ही बताती हूँ। फर्स्ट फ्रॉम कोल तार, ठीक है। तो देखो, कोल तार जो है, कोल तार में आपको पता है कि एक ये उसके लाइट ऑयल फ्रैक्शन में मिलता है। कोल तार के लाइट ऑयल फ्रैक्शन पार्ट में पिरिडीन मिलता है, इसमें पिरिडीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को अपन सबसे पहले H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे। तो जो पिरिडीन इसके अंदर है वो H2SO4 के साथ मिलके पिरिडीन सल्फेट बना देगा। ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन अपन NaOH के साथ कराएंगे। NaOH के साथ रिएक्शन कराने पे ये जो पिरिडीन है ये एक ब्राउन ब्लैक कलर सब्सटेंस इसमें बन जाता है, ब्राउन ब्लैक कलर का सब्सटेंस। उस ब्राउन ब्लैक कलर के सब्सटेंस को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब आपको पता होगा कि जैसे कोई मिक्सचर है उसको आप हीट करो। ठीक है, ये देखो, जैसे ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें ये अपन ने इसको हीटिंग कर रखी है। यहाँ से ये वेपर्स उठेंगी इसके अंदर, और इधर अपन एक यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडेंसर। और ये जो मिक्सचर है इसमें बहुत सारे मिक्सचर कंपोनेंट्स हैं, उनका मिक्सचर है। तो हीट जब करेंगे तो हर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो वेपर बनाएगा। वेपर जो है इस कंडेंसर में जाके वो वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जहाँ आप कलेक्ट करो वहाँ आप टेस्ट करते रहो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा तरह का लिक्विड आ रहा है। टेस्टिंग से आप उसका पता लगा सकते हो। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, कि आप उसको बॉईल करते जा रहे हो और जैसे जैसे कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो वेपराइज हो रहे हैं, और फिर आप उसको कंडेंस करके वापस उसको ऑब्टेन कर रहे हो। तो पिरिडीन जो है, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं इस ब्राउन कलर सब्सटेंस का, तो हमें 388 केल्विन पे क्या मिल जाता है, पिरिडीन मिल जाता है। ये हो गई इसकी फर्स्ट कि आप पिरिडीन से कोल तार से पिरिडीन कैसे मिलेगा। ओके, दूसरी जो इसकी प्रिपरेशन है वो है एसिटाइलिन्स। जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक है, तो एसिटाइलिन जो है आपको पता है एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है,
इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये हो गया एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक मॉलिक्यूल HCl का लेंगे और क्या बनाएंगे, पिरिडिन, रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के हो गए, यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ हाइड्रोजन साइनाइड का, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल। अब आप साइक्लिक वे में साइकिल बनाने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराओ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये जुड़ जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन के थ्रू ये इससे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे जो होगा आप ये देखो, ये CH डबल बॉन्ड CH, इधर एक नई बॉन्ड बन गई है ये वाली, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N और तो ये पिरिडिन बन गया। आप देख ही लो, इस 6 मेंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 और अल्टरनेट एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, तो ये पिरिडिन इस तरीके से आप इसमें एसिटाइलिन से बनना बता सकते हो। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, वो है फ्रॉम एक्रोलीन, वो है फ्रॉम एक्रोलीन, ठीक है, फ्रॉम एक्रोलीन। ठीक है, आपको पता होगा एक्रोलीन जो होता है वो ये होता है, आपको बताती हूँ कॉमन जो रिएक्शन है वो क्या है, ये होता है एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स एक्रोलीन के लेते हैं और एक मॉलिक्यूल लेते हैं अमोनिया, और इससे अपन क्या करते हैं, पिरिडीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये आपने एक्रोलीन का मॉलिक्यूल एक ले लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH। सबसे पहले ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O निकलेगा, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, तो देखो नाइट्रोजन जो है NH वो डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाए इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। जैसे ही H2O निकल गया इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और H2 यहाँ से H2 ही निकलेगा तो एक H रहेगा, ठीक है, और फिर हम इसकी दूसरे एक्रोलीन मॉलिक्यूल के साथ वापस रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो वही साइक्लिक रिंग बनने के लिए इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा और ये बेटर होगा इस तरह से, देखो इस तरीके से क्यों नहीं करा रही हूं मैं, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटर है क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कम देना चाहता है, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे घुमाओ, ये इधर से इधर और फिर ये इधर से, ठीक है। तो देखो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होगी यहाँ, तो सबसे पहले ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, CH NH, यहाँ तक प्रिपरेशन हो गई। अब इस NH से ऊपर क्या जुड़ रहा है, NH जो है यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये कार्बन जुड़ गया जिसपे कि यहाँ पे CHO लगा हुआ है और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो एक 6 मेंबर बने, 1 2 3 4 5 6, जो कि जॉइनिंग पूरा एग्जैक्टली दिखाने के लिए मैंने ऐसे बनाई है, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो सीधी पिरिडीन बना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये NH हो गया, जस्ट पास NH हो गया, फिर ये जुड़ गया, यहाँ पे CHO हो गया, ये दोनों कार्बन हो गए, ये देखो CHO वाला कार्बन हो गया, फिर इसके पास वाला कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ आ जाएगी CN को छोड़ के यहाँ आ जाएगी एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी नंबरिंग भी कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी ऐसे कर दो, 1 2 3 में देखो डबल बॉन्ड आई थी, फिर ये 4 ये 5 और ये 6, ये बन जाएगा, उसको ज्वाइन किया अभी, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें,
तो हमें ये जो यहाँ पे H प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे भी H है, इन H को हटा के डबल बॉन्ड बना दी, तो आप इसको लिख सकते हो कि H2, ये इसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, जो कि सेलेनियम की प्रेजेंस में आप करा सकते हो। तो आप सेलेनियम लिख दोगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, तो ये पूरा पिरिडीन बन जाएगा, यहाँ पे CHO लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसको आप आगे कैसे करा सकते हो, वैसे तो ये सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन बन गया, लेकिन अगर आप इस CHO को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये जो पिरिडीन है यहाँ पे आ जाएगा ये COH, तो ये बन जाएगा निकोटिनिक एसिड, ठीक है। निकोटीन जो होता है निकोटिनिक एसिड। और फिर आपको ये COH पे हटाना है तो हीट कर दो, तो हीट करोगे तो ये जो COH है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा और पिरिडीन हमें मिल जाएगा। तो ये है फ्रॉम एक्रोलीन। पहले एक एक्रोलीन के मॉलिक्यूल को NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से इमीन बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, फिर एक और एक्रोलीन के मॉलिक्यूल को इस तरह से रिएक्शन कराओ तो ये जुड़ के ये बन जाएगा, फिर पूरे में एरोमेटिसिटी लाने के लिए डिहाइड्रोजिनेशन कराओ और फिर CHO को हटाने के लिए आगे रिएक्शन करा सकते हो। ओके, तो ये हो गया फ्रॉम एक्रोलीन। अब हम करते हैं थर्ड प्रिपरेशन जो है वो है हैंडशेक मेथड, हैंडशेक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, HANDZSCH, हैंडशेक मेथड। ओके, हैंडशेक मेथड में अपन लेते हैं बीटा कीटो एस्टर, एक तो लेते हैं अपन बीटा कीटो एस्टर, उसके लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, एक अपन लेते हैं अमोनिया और एक अपन लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। इनकी रिएक्शन जब अपन करवाते हैं, ठीक है, HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, पिरिडीन। ओके, अब आप देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले आपको बीटा कीटो एस्टर पता होना चाहिए, जो कि पीछे भी बहुत रिएक्शंस में आया था। ये हो गया बीटा कीटो एस्टर। इसका इनॉल फॉर्म भी आपको बनाना आता है इस H से, भाई एक ये H मैं ऐसे लिख दूं तो ये इनॉल फॉर्म बन जाएगी, तो ये इनॉल फॉर्म ज्यादातर काम आती है, तो ये इनॉल फॉर्म अपन ने बना, ठीक है। ये इनॉल फॉर्म हो गई, इस इनॉल फॉर्म को ही अपन यूज करके रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये OH को मैं नीचे लिख दूंगी, ये हो गया OH। तो 2 है बीटा कीटो एस्टर, तो इनॉल फॉर्म भी कितनी चाहिएगी, 2 चाहिएगी। यहाँ पे एक इनॉल फॉर्म और ले लेते हैं इसी की, ओके। एक अपन ने देखो NH3 का मॉलिक्यूल लिया है, तो यहाँ एक NH3 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन, और एक अपन ने लिया है एसिटाल्डिहाइड, तो ये एक आप एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब अपन को एलिमिनेशन कराना है, ये निकल जाएगा H2O, इसे भी मैं OH को ऊपर लिख लूँ, है ना, तो ये निकल जाएगा H2O, ठीक है। इधर की तरफ देखो ये जो H है इसको भी मैं नीचे लिख लूँ, ये दोनों H को, ताकि अपन निकलते हुए दिखा दें, H2O, ये H और ये H, ठीक है। ये दोनों जो H है ये इसके साथ रिएक्शन करके H2O निकालेंगे। तो आप ये देखो इस तरीके से कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा कि ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन और इस नाइट्रोजन में नया बॉन्ड बन जाएगा, इस नाइट्रोजन इस कार्बन में नया बॉन्ड बन जाएगा और इधर इनमें नया बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। और आप देखो 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे, तो पिरिडीन बन जाएगी ना, एक नाइट्रोजन खुद है, 5 कार्बन है, तो इनको आप ज्वाइन करोगे तो पिरिडीन बन जाएगी। देखो बस अब आपको इसको लिखना है ज्वाइन करके, तो देखो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो लिख लेते हैं अपन, C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है इसमें और इधर इसमें लगा हुआ है CH, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ गया किससे, NH, आगे भी ये ऐसे ही जुड़ रहा है और यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OET, ओके। अब फिर ये दोनों आगे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तब ये H2O तो निकल गया, ये तो निकल गया H2O, तो अब कार्बन रह गया यहाँ पे CH, ये आपको मिलता है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो
इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं। यहाँ तो CH3 लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और यही तो है जो एकदम अपने ऐसा मैच करने के लिए ऐसा बना दिया, यही है। अब अपन क्या करेंगे, अपन चाहते हैं कि इसमें फुल कॉन्जुगेशन आए, तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कराओ, HNO3 के साथ कराओ। तो HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इधर लिख देते हैं इसको, HNO3 के साथ रिएक्शन करने में इसमें पूरा क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये HNO3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद कॉन्जुगेशन आया। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स भी हट जाए इसमें से। तो सबसे पहले आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H2OH+, H3O+, और फिर आप इसमें इसका कराओ हीटिंग। तो हाइड्रोलाइसिस से एस्टर एसिड में चेंज हो जाएगा, हीटिंग से वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, तो आपको ये pyridine ऐसे मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे CH3 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 इस तरीके से। तो ये हो गया हैंडशेक मेथड ऑफ सिंथेसिस। ओके, तो ये तीन जो मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है। कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे आप चाहो तो दो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल लो, ठीक है, एक NH3 लो और एक लो CH3OH। तो इससे भी इन तीनों चीजों से मिलकर भी pyridine बन जाता है, ठीक है। चार तो ये हो गए, 5 और 6। इसी तरीके से फ्यूरेन में भी, जैसे ये फ्यूरेन है और यहाँ पे मान लो मैंने CH2OH लगा दिया, तो इससे भी pyridine बन जाता है जब आप इसके साथ NH3 की रिएक्शन कराते हो एट हाई टेम्परेचर जब रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाती है, और रिंग ओपनिंग होने के कारण जब ये रिंग ओपन हो जाएगी तो ये कार्बन भी फिर रिंग के अंदर आ जाएगा, और इससे भी क्या हो जाती है, pyridine की सिंथेसिस होती है। फ्यूरेन से हाई टेम्परेचर पे रिंग ओपनिंग होगी, तो ये कार्बन फिर पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 2 3 4 5 और एक नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी। तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं pyridine की। अब हम देखते हैं pyridine की प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखो तो pyridine जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट चीज। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 388 केल्विन। ओके, और pyridine के अंदर डाइपोल मोमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट भी है वो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखो pyridine जो है इसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर, और बेसिक प्रॉपर्टी वही होता है कि कोई अपने लोन पेयर को कितना इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो pyridine जो है वो एक गुड बेस है, लेकिन कंपैरिजन करें अगर हम औरों के साथ, तो मान लो सबसे पहले मैं इसका कंपैरिजन करती हूँ मिथाइलअमीन के साथ। तो इसके कंपैरिजन करें तो मिथाइलअमीन ज्यादा बेसिक है। क्यों? देखो, पहली चीज pyridine के जो ये लोन पेयर है ये फ्री तो है देने के लिए, लेकिन ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, जो कि है ना, मतलब या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो लोन पेयर को अपने पास खींच के रखेगा, इतना इजीली नहीं दे पाए। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है मिथाइलअमीन में वो है sp3, ठीक है। तो sp3 होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कम खींच के
लोन पेयर इजीली दे देगा, इजीली डोनेट कर देगा। पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक है बिकॉज नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ नाइट्रोजन sp2। ठीक है, दूसरा लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं पिरिडीन और पायरोल की बेसिसिटी का, पिरिडीन और ये पिरिडीन और ये है पायरोल, तो देखो पिरिडीन ज्यादा बेसिक होगा पायरोल से। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं लोन पेयर कोई जितना इजीली दे देगा उतना ज्यादा बेसिक, लेकिन पायरोल में लोन पेयर अवेलेबल नहीं होती, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। दोनों में वो वाला फैक्टर देखें तो दोनों ही sp2 है, ये भी sp2 ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं, पायरोल में यहाँ H होता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं पायरोल, इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं होते। और ये नहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते ही, ये नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इजीली डोनेट कर देगा। इसलिए पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है इससे पायरोल से, और यहाँ वो रेजोनेंस में चले जाते हैं इसलिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये इसकी बेसिसिटी की बात हुई है। बेसिसिटी पे अपन और भी इसके कुछ लैंडनबर्ग, रीअरेंजमेंट, इस तरह की रिएक्शंस हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।